नमस्कार, इटनॉट स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेंडूगिरी। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए बेहद खास शो लेके आया हूं। इस दिवाली पे हमने लगातार बाजार के बड़े दिग्गजों से खास चर्चा की, ये समझने की कोशिश की कि यहाँ से बाजार की दिशा और दशा क्या हो सकती है। यहाँ से कौन सा ऐसे सेक्टर है जिसमें तेज़ी या मंदी देखने को मिल सकती है, पोर्टफोलियो में कौन से शेयर है जिसको आपको शामिल करना चाहिए, और यहाँ से वो कौन से मुद्दे होंगे जिसका बाजार पे सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। इन्हीं अलग अलग सवालों के जवाब इन जानकारों से हमने जाने और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि यहाँ से अब आपको बाजार को लेकर क्या नज़रिया अपनाना चाहिए। और इस क्रम में हम सबसे पहले जिस मुद्दे की बात करना चाहते हैं वो मुद्दा ये है कि यहाँ से बाजार क्या लगता है। हर किसी के जहन में सवाल होगा कि अगले एक साल तक बाजार को लेकर क्या आउटलुक निकल के आता है। सुनते हैं बाजार के बड़े दिग्गज नीलेश शाह से लेके नवनीत मुनोट, मधुसूदन केला जैसे बड़े जानकार बाजार को लेके अब क्या कह रहे हैं। समय के साथ देश को बदलना पड़ता है। हाँ। कल टेक्सटाइल्स आपको एक शक्ति देता था, बड़ा उद्योग देता था, फिर फार्मा बने, आईटी बने, अब हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग बनेगा। दुनिया के बहुत सारे देश चाइना से अपने माल आउटसोर्स करते हैं, सोर्स करते हैं। अब लोगों को वहाँ से डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। बहुत सारे देश उस कंपटीशन में लगे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनी भारत में भी आ रही है। भारत खुद, जैसे नवनीत भाई ने बताया, एक तेजी से ग्रो होने वाला कंट्री है। हाँ। वहाँ पे तो ये लोग सप्लाई करेंगे ही करेंगे, बट ग्लोबल सप्लाई चेन में उनकी साझेदारी हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है, जहाँ पे कंपनी भारत और विदेश दोनों की मार्केट को सर्व करे, मेरे हिसाब से वो सेक्टर सबसे अच्छा रहेगा। There is a clear problem. We can see the trouble in the Western market. Today MSCI World India weightage is 1.5%. Why? If our GDP weightage is 3.5%, why our weightage should be 1.5%? पूरे विश्व की निगाहें भारत पर है। अगले कई वर्षों तक, अगले कई दशकों तक विश्व में ग्रोथ के लिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ जो विश्व के लिए ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। और अगले कई वर्षों तक मुझे लगता है कि जो भारत की ग्रोथ होगी उस पर पूरे विश्व की निगाहें रहेगी और पूरे विश्व के निवेशकों का ध्यान रहेगा। कई सारे निवेशक हैं जिन चाइना हो, चाहे दूसरे कई सारे अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो जिनको भी निवेश करना उनकी निगाहें भारत पर रहेगी। दुनिया में काफ़ी चैलेंजेस हैं जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पॉलिसी प्रूडेंस की वजह से, अजाइल एग्जीक्यूशन की वजह से और कॉर्पोरेट सेक्टर ने और फाइनेंशियल सेक्टर ने जिस तरह से अपनी बैलेंस शीट्स को इम्प्रूव किया है और एग्जीक्यूशन को बेटर किया है, अगले कई वर्षों तक भारत के लिए अच्छे लगते हैं। हमें तो लग रहा है कि एक्चुअली एक अच्छा जो आपने अभी देखा, टाइम करेक्शन सा देखा, थोड़ा वैल्यू करेक्शन देखा, वो एक अच्छा होता है मार्केट के लिए कि आप एक ब्रीदर मिल गया बाजार को, क्योंकि एक साइड चलता रहेगा तो ठीक नहीं होता। और दूसरा आप ये भी देखिए कि कंफर्ट अभी भी सबका बना हुआ है, इनफैक्ट हमारा तो बहुत ही बना हुआ है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे वैल्यूएशन जो है वो एक्चुअली आर एट पार विद लास्ट 6-7 इयर्स। लेकिन दूसरा जो कंफर्ट ये बनता है हमारा, वो ये है कि अगर जो आप एवरी 3 क्वार्टर से अगर जो देखें, तो एवरी क्वार्टर के बाद एनालिस्ट ने अपने अर्निंग्स अपग्रेड ही किए हैं फॉर द इंडेक्स। तो उसके हिसाब से आप देखें तो बाजार जो चल रहा है वो ऑन द बैक ऑफ दिस अपग्रेड ही चल रहा है, और इसलिए आपको वैल्यूएशन थोड़े इन चेक दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये तो हो गया हमारा डोमेस्टिक, लेकिन आई थिंक द बिगर इशू इज नॉट डोमेस्टिक, बिगर इशू हमारा है ग्लोबल। पर एनीवे बहरहाल वो तो बाद में करेंगे, लेकिन डोमेस्टिकली हमें तो कोई इशू नहीं लग रहा। जो होने वाला है उसको आज ही डिस्काउंट कर लेता है। तो नाउ दैट दी टाइटनिंग साइकिल इज ओवर, अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले साल से रेट कट शुरू हो जाएंगे, एंड इसलिए अमेरिकन बाजारों में अच्छी खासी रिकवरी आ रही है। लेकिन हमें तब भी सतर्क और अलर्ट रहना चाहिए, एंड वी शुड कीप अ क्लोज ट्रैक ऑन द क्रूड ऑयल मार्केट, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहे हैं बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, इसमें एडिशनल मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी अब शामिल हो जा रहे हैं। इसकी वजह से अगर क्रूड ऑयल में बहुत बड़ा उछाल अगर आ गया, तो इन दैट केस इंडिया में इन द शॉर्ट रन थोड़ा डिसरप्शन आ सकता है इन दी स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेशली, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी क्रूड ऑयल में बहुत तेजी से बढ़त और शार्प स्पाइक आती है, तब ये
मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो जाते हैं और उनके मार्जिन्स में काफी दबाव आता है और फिर अर्निंग्स डाउनग्रेड्स शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अभी फिलहाल क्रूड ऑयल पे काफी क्लोज नजर रखनी चाहिए। जो उतार चढ़ाव हैं इनसे थोड़ा सा जूम आउट करना। अगर आप डे ऑन डे बाज़ार को देखेंगे तो कभी आपको वैल्यूएशन ज़्यादा लगेंगे, कभी आपको लगेगा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कभी आपको यूएस इंटरेस्ट रेट्स की बात समझ में आएगी। और थोड़ा जब हम जूम आउट करते हैं और लंबे समय का देखते हैं तो हम पीछे रह के देख सकते हैं कि बाज़ार ने 5 साल में 10 साल में सबके लिए पैसे बनाए हैं। हम सब ने कमाई की है, हम सब ने तरक्की की है और हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हम इस दौर के हिंदुस्तान में रहते हैं जहां अगले 15-20 साल हमारी इकोनॉमी के लिए इतने अच्छे होंगे कि बस हम टिके रहें तो हमारा बहुत अच्छा होगा। तो जूम आउट करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी। तो आपने सुना कि बाजार के बड़े जानकारों ने यह माना सीधे तौर पर कि यहाँ से बाजार में मजबूती ही अगली दिवाली तक देखने को मिलेगी। हालांकि अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे तेज़ी उसके अनुसार देखने को मिले, कुछ सेक्टर्स हैं थोड़ा जहाँ धीमापन भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं और कुछ और सेक्टर्स हैं जिस पे आपको अगली दिवाली तक नज़र बना के चलनी चाहिए। आइए आपको उन सेक्टर्स के बारे में, उन शेयरों के बारे में सुनाते हैं। पीएसयू में कुछ पीएसयू कंपनीज काफी एफिशिएंट है, वेल प्लेस्ड है, जैसा कि आपने मेंशन भी किया, पावर रिलेटेड, यूटिलिटीज, रेलवे ओरिएंटेड, बिकॉज गवर्नमेंट का केपेक्स स्पेंडिंग इस स्पेस में काफी स्ट्रांग है और बरकरार है और मुझे नहीं लगता कि ये एनी टाइम सून कम भी होने वाला है। इसके अलावा हमने जनरली देखा है कि पीएसयू बैंक से प्राइवेट बैंक्स की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मार्केट उनको ज़्यादा पसंद करता है। सो हमारी प्रेफरेंस पीएसयू में थोड़ा बहुत डिफेंस स्टॉक्स ओरिएंटेड और पावर यूटिलिटीज ओरिएंटेड ही रही। AB कैपिटल, मैंने ये शेयर बहुत पहले 90, 100, 110, AB कैपिटल हैज गॉन अ सी चेंज। जो नया मैनेजमेंट आई है आईसीआईसीआई से, जो एमडी आई है, शी हैज टर्न अराउंड दिस स्टॉक। देखिए, इट हैज 4 बिजनेसेस। एनबीएफसी में जहां उनकी बुक इज द हाईएस्ट एवर इन द रिकॉर्ड। सेकंड, हाउसिंग फाइनेंस। थर्ड, इट्स द एएमसी की होल्डिंग कंपनी है और एसेट मैनेजमेंट में दे आर ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। और फोर्थ, इंश्योरेंस, बोथ लाइफ एंड हेल्थ में दिस इज द होल्डिंग कंपनी। प्रॉफिट वाज 705 करोड़ दिस क्वार्टर अगेंस्ट 488। और आगे के लिए मुझे लगता है एज एन एनबीएफसी सबसे बढ़िया, इवन बेटर देन बजाज, दिस इज परफॉर्मिंग और वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। साथ में इट कम्स फ्रॉम द पेडिग्री हाउस ऑफ एबी ऑफ आदित्य बिरला, जहां मुझे कोई दो राय नहीं कि ये शेयर आपको 250 रुपए का भाव दिखा के जाएगा। तो दिवाली का टॉप पिक है AB कैपिटल। दूसरा दिवाली का पिक है AU बैंक। AU बैंक हैज अंडर परफॉर्म क्योंकि उन्होंने एक मर्जर अनाउंस किया विद अ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और मुझे लगता है मार्केट स्प्रेड में राजस्थान, वेस्ट ईस्ट में और महाराष्ट्र रीजन में दे आर स्प्रेडिंग वेरी वेरी फास्ट और ये समय है एनबीएफसी स्ट्रोक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का। एयू फाइनेंस की जो क्रेडिट ग्रोथ और रीच है वो बहुत स्ट्रांग है, तो 670 पे इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 800 रुपए का टारगेट मुझे दिखता है इन एयू बैंक। तो आपने देखा कि हमारे जानकारों ने अलग अलग सेक्टर्स की बात की, कुछ शेयरों की भी बात की है। उनको लगता है कौन से सेक्टर्स हैं यहाँ से चल सकते हैं, इन तमाम सेक्टर्स पे आप नज़र बना के चल सकते हैं। लेकिन इस बाज़ार के बीते 1 साल की तेज़ी में एक सबसे खास बात देखने को ये मिली कि छोटे मझोले शेयरों में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। कई दशकों के बाद ऐसा कह सकते ट्रेंड देखने को मिला कि लगातार करीब 5 से 6 महीने तक स्मॉल कैप और लार्ज कैप शेयर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली और चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। कोई ऐसा दिन नहीं दिखता था जब इन शेयरों में अगले दिन एक बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलती थी। अगर केवल इस साल की बात की जाए दिवाली से दिवाली तक, तो मिड कैप इंडेक्स में, निफ्टी 100 मिड कैप इंडेक्स में करीब 32% की तेज़ी देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो 37% की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी की बात की जाए तो केवल 10% की तेज़ी देखने को मिली। यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न बीते 1 साल में देखने को मिला है। क्या ये तेज़ी जारी रहेगी? ये सबके मन में सवाल है, आपके मन में भी सवाल होगा, हमारे मन में भी सवाल है कि क्या ये तेज़ी जारी रहेगी? क्या ये मौका मुनाफा वसूली का है या गाड़ी छूट गई है, यानी कि निवेश का मौका अब खत्म हो चुका है? सुनिए हमारे जानकारों ने खास तौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर को लेके क्या कहा। जैसे हम कहते हैं फेज़ 0 से मार्केट लिफ्ट ऑफ होता है, तो नॉर्मली सरकार ट्राई करती है कि किक स्टार्ट किया जाए
बाय गिविंग सम कंसेशन या कोई इंपॉर्टेंट कमोडिटी के भाव बढ़ते हैं तो एक क्षेत्र में प्रॉफिट पूल चालू होता है। वैसा मार्केट आप आज चाइना में दे सकते हैं कि एकदम साफ है, कोई को कुछ नहीं करना है, रियल एस्टेट में मंदी है, स्टॉक मार्केट में मंदी है, इंडस्ट्रियलिस्ट घबराए हुए हैं कि क्या वो सरकार चाहती है, तो वो मार्केट एकदम ख़त्म जैसा है और वहाँ पे जो भाव हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। इंडिया में जो बुल मार्केट शुरू हुआ पोस्ट कोविड कि इस देश ने दिखाया दुनिया को लीडरशिप, तो वो रोटेशन में जब एक एक सेक्टर चलता है, इनमें को पहले बैंकिंग चलेंगे, फिर आपके जैसे कैपिटल गुड्स चले, फिर रियल एस्टेट चला, फिर पावर यूटिलिटी स्टॉक्स चले, वैसे ही लार्ज कैप से मिड कैप में, स्मॉल कैप में रोटेशन चलते रहता है एंड ईच वन जैसे रिले रेस में बेटन पास होते रहता है। तो लास्ट ईयर डेफिनेटली स्मॉल कैप में 30% रिटर्न बने, मिड कैप में 20% बने, लार्ज कैप में 10 बने। आई थिंक आने वाले साल में ये हो सकता है रिवर्स हो जाए कि लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा बने, मिड कैप में कम एंड स्मॉल कैप में सबसे कम। Continue maybe for the small cap guys the smile might be a little smaller, but in general it will continue because in the end people will realize that whatever happens broadly over time they will do better in equities than they would have done somewhere else, and in absolute it will still be a good return. So it doesn't literally matter whether you're making 40%. You have to see the alternatives, and against the alternatives equity has proven to be a great asset class. Nobody knows, I'm telling you. सब मिसगाइड कर रहे हैं कि ये करो वो करो करके। भाई देखो कल क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 10 साल के बाद मेरे मालूम है मिड, स्मॉल एंड लार्ज ऑल थ्री विल डिलीवर द सेम नंबर। आप लास्ट 15 साल का कर लो, 9%, 10%, 8%। आई टेल यू एग्जैक्ट नंबर, 15 years रिटर्न, 8% इंडेक्स, 9% इंडेक्स, 10% फॉर मिड कैप एंड 8% अगेन फॉर स्मॉल कैप। दिस इज अ 15-year नंबर, गो एंड चेक। But last 6 months, 1 year, is mind-blowing. I mean, like index has done 8%, mid and smaller done 20%. So that excitement brings all the crowd into following. In fact, after 20% return, you should run from there and go to the large cap, because large cap is going to do that next 20%. Not this. See, अनुलोम विलोम होता है ना, तो पहले आप इसके ऊपर can you breathe further? You have to first release. Breathe out. So now mid cap and small cap had their breathing up. Now they have to breathe down. Large cap had done their breathing down. They have to breathe up. स्मॉल कैप मिड कैप्स में हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे वो तेजी आए या नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात तो ये हम लोग बहुत ही रिसेंसी बायस की वजह से बस पिछले कुछ महीने का व्यू लेते हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2023 5 साल 3 महीने का वो पीरियड देखें पॉइंट टू पॉइंट, स्मॉल कैप इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है ओवर दो 63 मंथ्स। 5 साल का बेयर मार्केट हम झेल सकते हैं स्मॉल कैप्स में, लेकिन जब 6 महीने की तेजी आ जाती तो हम लोगों को लगता है अरे बबल बन गया। ऐसे होता नहीं है। ये स्मॉल कैप मिड कैप्स की साइकिल बहुत लंबी चलती है, बेयर मार्केट भी बहुत लंबा चलता है और बुल रन भी काफी लंबा चलता है। और कोई भी मल्टी ईयर बुल मार्केट के लिए जो 3 से 5 साल का जो बुल मार्केट होता है, उसके लिए आपको चाहिए 3 से 5 साल का बढ़िया अर्निंग्स ग्रोथ। और 15 साल के बाद, 2008 के बाद 15 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस इंडस्ट्रीज इतनी सारी मैनेजमेंट टीम सामने आके कह रही है कि अगले 3 से 5 साल हम अपना टॉप लाइन 20 से 25% पे ग्रो करने की उम्मीद रख रहे हैं। तो अगर आपका अर्निंग्स ग्रोथ अगले 3 से 5 साल इतना बढ़िया आएगा तो आपके पास फाउंडेशन ऑलरेडी रेडी है फॉर अ मल्टी ईयर बुल मार्केट इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। हर मल्टी ईयर बुल मार्केट के 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 शुरू होता है इमीडिएटली आफ्टर अ बेयर मार्केट, स्टार्टिंग ऑफ लो वैल्यूएशंस। यहाँ पे stocks across the board get revalued back to fair valuation. Sector rotation happens fast and furious during this particular stage 1 because market is trying to figure out, market ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अब इस नए बुल मार्केट का लीडरशिप कौन सा सेक्टर या 2-3 सेक्टर्स अज्यूम करने वाले हैं। तो सीधे तौर पे अधिकांश जानकारों का यह मानना है कि जो छोटे मझोले शेयरों में तेजी आई है उसके बाद थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तेज़ी देखने को मिली, ऐसी नहीं है कि तेज़ी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस तेज़ी में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा शेयर आप खरीद रहे हैं, किस भाव पे खरीद रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे शेयर हैं जिसमें
ऐसी तेजी आई जिसकी कोई संभावना नहीं थी, जिसके फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कंपनियां घाटे में लगातार है, फिर भी उन शेयरों में हमने देखा कि करीब से 70 से लेकर 80% की तेज़ी देखने को मिली है। तो जानकार यही बताने की कोशिश करें कि इन शेयरों में अब आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। ये मान के मत चलिए कि जो भी आप शेयर खरीदेंगे उसमें मुनाफा बनने वाला है अगले 6 से 8 महीने में। तो छोटे मजलूम शेयरों में तेज़ी रहेगी, लेकिन थोड़ा संभल के आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। एक डिप भी आ सकता है, एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हर खबर तो हमने सेक्टर्स की बात की, हमने बाजार को लेकर बात की, लेकिन अब ये समझना जरूरी है, जो आप हमेशा पसंद करते हैं, जानना चाहते हैं कि खरीदे क्या। और आपके इन मुश्किलों को आसान करने के लिए हमारे साथ यही तमाम दिग्गज जुड़े हुए हैं। इनसे समझते हो, इनकी राय सुनते हैं कि इनको मौजूदा लेवल पे कौन से शेयर पसंद आते हैं जिसमें कि आपको अगले 1 साल के लिए खरीदारी करनी चाहिए। मार्केट का जो लीडिंग स्टॉक थे हर बुल बेयर साइकिल में होते थे HDFC ट्विंस, जो कि अब HDFC बैंक हो गई है। पिछले 3 साल से उन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो जैसे सचिन के पीरियड में आया था कि अब तो सेंचुरी मारना छोड़ दिए, करियर ख़त्म हो गया, नए प्लेयर को लाइए, वही सचिन तेंदुलकर एंड में आकर इतना मारे कि आज तक लोग उनको याद करते हैं। और 10 साल बाद विराट कोहली खड़े हुए। तो विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो, आई वुड स्टिल से HDFC बैंक इंडिया का नंबर 1 बैंक एंड नंबर 1 प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इनएविटेबल है कि वो बनेगा। That Zomato is making a lot of money. ये सब करने के बाद Zomato is making like 100 crore. Zomato stock has made a lot of money for unit holders. Stock has made money, but the company मैंने अच्छे टाइम पे ले लिया, but I'm saying the company is not making money. तो ये सब सर्विस अभी वो फ्री के लिए कर रहे हैं for restaurants. But do you like this? So my logic was different. My logic was which is when you bought Zomato. नहीं. I mean as a concept now, even then maybe, but now that there were so many these QSR guys. And now Zomato has democratized that कि आपको ये 4-5 चेन में जाने की क्या जरूरत है, हमारे पास 100 वेरिएशंस हैं, and that same purchase has been divided into so many guys. तो इसलिए the QSR guys are growing nothing and the Zomato delivery is going whatever 20-30% per annum. Second thing is the traffic is too much. So for people to go to restaurant come back 2 घंटे आपके एक्स्ट्रा जाएंगे। पार्किंग अलग लगती है। उसमें आप नेटफ्लिक्स में मूवी देख सकते हो, खाना घर आ जाएगा। पार्किंग चार्ज अलग है जी। You're forgetting the parking charge. लगता है कि and service charge is restaurant charge. You don't talk about it. लोग convenience fee तो वो भी ले लेते हैं आजकल। तो वो टाइम के बदले पैसे ले रहा है आपसे। फार्मा और डायग्नोस्टिक एक ऐसा स्पेस है जो मुझे लग रहा है कि अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो वहां पर हमें मेट्रोपोलिस और लाल पाथ लैब्स काफी अच्छी लगती है। आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर ये फार्मा सेक्टर को आउट परफॉर्म करेंगे, अच्छी रिटर्न्स आएगी। प्लेटफॉर्म बिजनेस में हमें MCX अच्छा लगता है। आई थिंक वो एक ऐसा स्टॉक है जो पोटेंशियली यहाँ से डबलर हो सकता है। तो हर फॉल में MCX में फोकस रखनी चाहिए। रियल एस्टेट में हमें DLF अभी भी अच्छा लगता है, हमारा फेवरेट रहा है पिछले 2-2.5 साल से। ब्रिगेड प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ से भी अच्छी रिटर्न्स देनी चाहिए, तो इसमें फोकस कीजिए। IT में हमें TCS अच्छी लगती है, परसिस्टेंट अभी भी अच्छा लगता है, E-क्लर्क्स अच्छा लगता है। ये सब स्टॉक्स चलने चाहिए। और अनलॉक ट्रेड में अगर आप देखें तो इंडियन होटल्स तो हमारा पुराना फेवरेट है, यहाँ से भी चलेगा, हर फॉल में लीजिए। इंडिगो हमें अच्छा लगता है। आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक हैज टर्न्ड द कॉर्नर, डाउनसाइड कम नहीं है, इतना बड़ा मार्केट शेयर है। आई थिंक अब इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो ये सब जो मैंने आपको जो 6-8-10 शेयर बताए हैं, आई थिंक इसमें अगर आपके व्यूअर्स अगर खरीदारी करें तो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। If you have been able to identify a theme, right, or you've been able to identify some good companies within the theme. Because see, when there is a stability, see, in this kind of a situation, actually it's a miracle that the markets are still stable. That is what my point is, that this is the real India story, right? In a way, now the whole story is out, Nikunj. It's not that anyone needs to discover India story. Sabko pata hai, including the lowest person, denominator person, that it is the growth is here,
worldwide economies are struggling, India is growing, there is a policy, there is a cleanup which has happened. Question. People always are asking wrong question. क्या लेना है और कब लेना है? The right question is कितना लेना है और कितने समय के लिए लेना है? Right? So if you ask the right question, then you will get the right answer. तो निश्चित रूप से अगर सही सवाल आपके पास और सही जवाब है तो बाज़ार में आप सही से पैसा बना सकते हैं। कितना लेना है और कितने समय के लिए लेना है। कई बार क्या होता है कि हम निवेश ट्रेडिंग के लिए लेते हैं और बाद में जब शेयर में गिरावट आती है तो निवेशक बन जाते हैं। आपने सुना कि हमारे जानकारों ने कई ऐसे शेयर बताए जिसमें उनको लगता है कि बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है और बड़े दिलचस्प अंदाज में मनीष चौखानी साहब ने बताया क्रिकेट और स्टॉक्स को लेके। अब वापस से पूरा शो यूट्यूब पे जाके आप देख भी सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से शेयर हैं जहां पे इन दिग्गजों को भरोसा है कि अगले 1 साल में यानी अगली दिवाली तक आपको एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अगले 1 साल की बात की जाए इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक, तो इस दौरान एक बड़ा इवेंट होने वाला है और उस इवेंट का असर भारतीय बाज़ारों पे सीधे तौर पर देखने को मिल सकता और बड़ा असर देखने को मिल सकता। वो इवेंट ना तो फेड की पॉलिसी है, ना क्रेडिट पॉलिसी है, ना ही बजट है और न ही कोई बड़ा क्रूड का अनाउंसमेंट होने वाला। वो खबर जो है कह सकते हैं घरेलू फ्रंट की सबसे बड़ी खबर है वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। अब इस चुनाव में कौन सरकार आती है, इसके नतीजे कैसे आते हैं, इसका सीधे तौर पे बाज़ार पे असर देखने को मिलेगा। हालांकि बीते कई दशकों का एनालिसिस कीजिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, बाज़ार की एक ही दिशा है, ऊपर की तरफ चलता है और लगातार बढ़ता ही रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव को लेके और उसके बाज़ार पे असर को लेके हमारे जानकारों का क्या कहना है, ये आज आपको ज़रूर सुनना चाहिए। 28 राज्यों में हर साल करीब 5-6 राज्यों में तो इलेक्शन होगा, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। पर ओवरऑल जो पॉलिसी डायरेक्शन है काफ़ी अच्छा रहा है। जिस तरह के रिफॉर्म्स पिछले कई वर्षों में देखने को मिले हैं उसके अच्छे परिणाम अभी हम देख रहे हैं और अगले कई वर्षों तक देखते रहेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इतने अच्छे शेप में कई वर्षों में नहीं देखी गई जैसी अभी है। बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट इतनी अच्छी जो अभी है वैसी पिछले कई वर्षों में नहीं थी। तो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा माहौल लग रहा है और अगले कई वर्षों तक बाजार को प्रेडिक्ट कर पाना है 6 महीने 1 साल में, गिवन दी ग्लोबल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क किधर जाएगी, ग्लोबल इकॉनमी किधर जाएगी, यूएस और बाकी जगहों पर ब्याज दरें किस तरफ से अपना निगाह करेगी, उसको प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। पर मेरे ख्याल में यहाँ पर 3-5 साल का अगर हम व्यू लें तो भारत में संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। स्टेट इलेक्शन 5 स्टेट्स के मेजर इलेक्शंस हैं जो भी अभी आने वाले हैं, आज से चालू हो गए इनफैक्ट। तो हमें तो यही लग रहा है कि ठीक है जो भी इलेक्शन के रिजल्ट हो यहाँ वहाँ हो सकता है। एक्चुअली स्टेट आई डोंट थिंक इतना महत्वपूर्ण रहेगा। मेनली जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहां पे अगर जो उनके इलेक्शन आते हैं, जैसे इनमें से एक ही है जो आई थिंक काफी बड़ा है, बट हम यही कहना चाहते हैं कि ये इलेक्शंस मेनली एक छोटा सा आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन स्टेट में जो हो रहा है और सेंटर में जो हो रहा है वो दोनों चीजें अलग है। सेंटर आई डोंट थिंक आज की तारीख में मुझे लगता नहीं है वहां पे कोई डाउट है, लेकिन अगर सेंटर गवर्नमेंट कंटिन्यूज तो आई थिंक हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारी जो रिफॉर्म्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, देयर विल बी नो डिसकंटिन्यूएशन इन बिटवीन। तो वो अगर जो रहता है तो आई डोंट थिंक मार्केट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन जैसे आपने बोला स्टेट में, तो स्टेट में एक छोटा सा आपको ब्लिप मिल सकता है। मुझे तो लग रहा था कि शायद ये जो आपने करेक्शन देखा रिसेंटली वो यही था, क्योंकि लोग लगा के बैठे थे कि स्टेट में थोड़ा उथल पुथल हो सकता है उसके चलते, लेकिन जो मेरे में सुन में आया है कि सब ठीक ही हो रहा है वहां पे। ग्लोबल मैक्रो का कंसर्न है, लोकली स्टेट इलेक्शंस हैं हमारे यहाँ, उसके बाद जनरल इलेक्शंस हैं। सो एक लाजमी बात है कि निवेशक थोड़ा सा निम्बल फुटेड रहेंगे। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं कहूँगा कि जैसे जैसे मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाएगा आप देखेंगे कि डिप्स में बाइंग आएगी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा एक शाइनिंग स्टार है इंडिया और लॉन्गर ट्रेजेक्ट्री इंडिया इकोनॉमी की अच्छी है, और उसके लिए निवेशक अपने टिपिकल जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस का वेट करते हैं और अगर वो प्राइसेस हिट होते हैं तो हम उसमें बाइंग देखते हैं। तो मेरे ख्याल से यही सिलसिला थोड़े टाइम के लिए चलेगा।
तो सीधे तौर पर आपने देखा कि बाजार पे चुनाव नतीजों का असर होगा, लेकिन बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि ये ट्रेंड भी है कि भारत में हर साल जो है 3-4 राज्यों में चुनाव होते रहते हैं और बाजार अपनी दिशा और दशा के साथ आगे बढ़ता रहता है। बीते आधे घंटे में जो मकसद था शो के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की कि अब यहाँ से अगले 1 साल के लिए आपको क्या नज़रिया रखना चाहिए, चाहे वो स्टॉक्स हो या अगले 1 साल के लिए बाजार में आपको क्या नज़रिया रखना चाहिए, या चुनाव का क्या असर देखने को मिल सकता है। इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की 12 दिग्गजों से और आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगली दिवाली तक आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। ये दिवाली मुस्कान वाली इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।